Good morning, students. Today in history of class 8th, we are going to read chapter 7, Civilizing the Native, Educating the Nation. अब इसमें हम रीड करेंगे कि सिविलाइजिंग द नेटिव्स, जो सिविलाइज करने आए थे, जो सिविलाइजिंग का मतलब कि सिविलाइज करना चाहते थे। नेटिव मीन्स जो इंडियन पीपल थे, इनको सिविलाइज करना चाहते थे। किसके द्वारा? एजुकेटिंग द नेशन, एजुकेशन के द्वारा। जो ब्रिटिश लोग थे वो एजुकेशन के द्वारा जो इंडियन पीपल थे उनको सिविलाइज करना चाहते थे। अब हम इस चैप्टर को कनेक्ट करेंगे प्रीवियस चैप्टर से। कनेक्ट विद द प्रीवियस चैप्टर, ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल तो आ चुका था इंडिया में, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था ये हमने रीड किया था कि राजा एंड नवाब, जो राजा और नवाब इससे बहुत प्रभावित हुए थे, क्योंकि उनको अपनी उपाधियां त्यागनी पड़ी थी। उन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया था, टेरिटरीज उन्होंने खो दी थी। पीजेंट्स के ऊपर ऐसे उनका प्रभाव पड़ा था, उनको रेवेन्यू देने पड़े थे। ट्राइब्स को निकाल दिया गया था यहाँ से। वर्कर्स एंड इंडस्ट्रीज़, इसके ऊपर भी इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा था, क्योंकि वर्कर्स को जो थे उनको सिटीज़ की तरफ मूव करना पड़ा था, और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, जो ब्रिटिश रूल थे। इसके बाद की एजुकेशन के ऊपर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, अब ये तो हम है कि इन चीज़ों को हम देख सकते हैं, लेकिन जो एजुकेशन है इसके ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ा स्टूडेंट्स की लाइफ के ऊपर। जो हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम था, अपना उनका पढ़ाने का तरीका था, जो अध्यापक थे उनका, लेकिन जो ब्रिटिश रूल आया उसके बाद उन्होंने हमारे सारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया। अब ब्रिटिश हैड अ कल्चरल मिशन, ये तो सब कुछ था, ये इम्पैक्ट इनके ऊपर, सबके ऊपर उनका प्रभाव पड़ा, राजाज के ऊपर, नवाब, सबके ऊपर उनका प्रभाव पड़ा। लेकिन टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी उन्होंने किया, जो टेरिटरीज थी उनका एक्सपेंशन किया। कंट्रोल ओवर रेवेन्यू, ये भी उन्होंने रेवेन्यू के ऊपर अपने अधिकार कर लिया था। अब क्या था कि कल्चरल डोमिनेशन, वो अपना कल्चर भी इंडिया में स्थापित करना चाहता था। आपने रीड किया कि जो मिशनरीज थी वो इंडिया में आई थी, और वो अपना ही जो कल्चर था वो डोमिनेट करना चाहते थे, हमारे ऊपर वो थोपना चाहते थे। इस चैप्टर में ये सब कुछ रीड किया। नेक्स्ट, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। अब यहाँ कि ओरिएंटलिज्म का मीनिंग क्या आएगा। ओरिएंटलिज्म मीन्स कि जो पुरानी सोच वाले आदमी, जो पुरानी सोच रखते हो, ओरिएंटलिस्ट, वो आएंगे हमारे ओरिएंटलिस्ट। जो पुरानी, जो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उसको फेवर किया, ओरिएंटलिस्ट थे। इनमें ही एक नेम आएगा। अब क्या था, हाउ द ब्रिटिश सो एजुकेशन, हमारी एजुकेशन को जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने कैसे देखा। इवोल्यूशन, अब उसमें बहुत सारे इवोल्यूशन किए। एंड रिएक्शन इन इंडियन सोसाइटी, इसके ऊपर क्या इंडियन सोसाइटी का रिएक्शन था, ये सब कुछ इस चैप्टर में रीड करेंगे। अब जो हम एजुकेशन देखते हैं कि एग्ज़ाम होगा या इंग्लिश मीडियम है, हम सोचते हैं कि यही स्टार्टिंग से चला हुआ था, लेकिन नहीं, इसमें बहुत सारे चेंजेस होके हमारे सामने आया ये। अब ओरिएंटलिज्म, जो पुराने सभ्यता में विश्वास रखते थे, पुराने कल्चर में विश्वास रखते थे, वो ओरिएंटलिज्म थे और ओरिएंटलिस्ट थे। इन्हीं में एक नेम था विलियम जोन्स। ये ब्रिटिश थे और जो इंडिया की जो पुराना कल्चर था उसमें विश्वास रखते थे। जूनियर जज थे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लिंग्विस्टिक थे, लिंग्विस्टिक मीन्स हु नोस मैनी लैंग्वेजेस, फ्रेंच, इंग्लिश, अरेबिक, पर्शियन और संस्कृत, ये लैंग्वेज को जानते थे। कभी इनको कोई संस्कृत सिखाता था, कोई इनको पर्शियन लैंग्वेज सिखाता था, कोई इंग्लिश, फ्रेंच, ऐसे ये एजुकेशन लेते थे। हैड अ डीप इंटरेस्ट इन एंशिएंट इंडिया, इनका डीप इंटरेस्ट था एंशिएंट इंडियन जो कल्चर था। लॉ, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अरिथमेटिक, मेडिसिन और अदर साइंस, ये इंटरेस्ट लेते थे। इसके बाद दो और आए, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नैथेनियल हालहैंड, ये भी दो ब्रिटिश पीपल थे। वर द अदर ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु शेयर्ड हिज एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इन्होंने भी जो पुरानी एजुकेशन सिस्टम था इंडिया का उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया। Now the tradition of Orientalism. Together, William Jones, Henry Thomas, Colebrook and Nathaniel Hallhand set up the
Asiatic Society of Bengal started a journal called Asiatic Researches. Jones and Colebrook shared a deep respect for ancient culture. ये हर कोई जो हमारा कल्चर था उसके प्रति डीप रिस्पेक्ट अपनी शो करने लगे. जो ग्लोरी, डिक्लाइन, फ्यूचर डेवलपमेंट, अब ये इसको अपनी जो हमारा इंडियन कल्चर था उसको ग्लोरी, उसको शान मानते थे. वाई ब्रिटिश वर डूइंग दिस, इस प्रकार ये क्यों कर रहे थे, जो ब्रिटिश लोग थे ये क्यों जो हमारे इंडियन कल्चर था उसको इतना बढ़ावा दे रहे थे. द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर. अब ये जो हमारे ये लोगों को दिखाना चाहते थे कि हम इसके प्रति इंटरेस्ट लेके हम इसके गार्जियन बन सकते थे. लोगों का विश्वास भी हो जाएगा कि ये हमारे जो हमारा कल्चर है उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, और इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर, और इसको स्टडी करके ये इसके मास्टर भी बनना चाहते थे. ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ नेटिव्स, और ये जो इंडियन लोग थे उनके जो हार्ट थे उसमें अपनी जगह बनाना चाहते थे बाय द हेल्प ऑफ आवर इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर को ये शो करके कि हम उसके प्रति हमारा सम्मान है और हम इसको रीड करते हैं. इससे वो जो इंडियन लोग थे उनके जो हार्ट्स में थे उन वहाँ पर अपना प्लेस बनाना चाहते थे. और इसके लिए ही इन्होंने मद्रास में मदरसा एक स्थापित किया, कलकत्ता में 1781 में, और हिंदू कॉलेज बनारस में 1791 में. अब ये चाहते थे कि जो वो अपना जो कल्चर था वो इंडिया के ऊपर थोपना चाहते थे. अब वो सोचते थे कि इन्हीं लैंग्वेजेस में जो इनकी लैंग्वेज हैं पर्शियन और संस्कृत, इसी में डेवलप किया जाए, क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग से ही दूसरी लैंग्वेजेस स्टार्ट करते तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल इंडियंस टू स्टार्ट न्यू एजुकेशन. अब उन्होंने उन्हीं की लैंग्वेज में इसको बढ़ाना शुरू कर दिया जो कल्चर था ब्रिटिश कल्चर. ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट. ग्रेव एरर्स मीन्स बहुत गलत जो ईस्ट में था, एजुकेशन सिस्टम को बहुत रॉन्ग मानते थे. ब्रिटिश ऑफिशियल क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग. अब एक था हमारे पास ओरिएंटलिस्ट, अब ओरिएंटलिस्ट का जो अपोजिट आएगा एंग्लिसिस्ट. जो ओरिएंटलिस्ट को गलत मानते थे और उसके बिल्कुल अपोजिट थे वो एंग्लिसिस्ट थे. ये वाई क्यों मानते थे ये इसको गलत? नॉलेज ऑफ द ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट. ये मानते थे कि जो भी ईस्ट में एजुकेशन दी जाती थी वो फुल ऑफ एरर्स, उसमें गलतियां ही गलती हैं और अनसाइंटिफिक इसमें थॉट्स हैं. जो ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड, कि वो सीरियस नहीं है, लाइट हार्टेड है. एनकरेज द स्टडी ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत एंड लिटरेचर वॉज वेस्ट ऑफ टाइम. ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम मानते थे जो लिटरेचर था उसको. जेम्स मिल जो एंग्लिसिस्ट थे सेड दैट द एम ऑफ एजुकेशन ought टू बी टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल, कि एजुकेशन का एम ऐसा होना चाहिए जो यूजफुल हो, प्रैक्टिकल हो. ओरिएंटलिस्ट शुड नॉट ट्राई टू प्लीज द नेटिव, वो उनको खुश नहीं करने की कोशिश कर रहे थे बल्कि ट्राई टू विन द प्लेस इन देयर हार्ट्स, उनके हार्ट में अपनी जगह बनाना चाहते थे. एक और फिर एंग्लिसिस्ट आए थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले. ये वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक. ही सॉ इंडिया एज अनसिविलाइज्ड. इन्होंने इंडिया को अनसिविलाइज्ड कंट्री देखा और नीडेड टू बी सिविलाइज्ड, कि इसको सिविलाइज करने की ज़रूरत है. ही सैड अ सिंगल सेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव. एम्फेसिस ऑन द नीड टू टीच इंग्लिश. इन्होंने जोर दिया इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर. नाउ दीज आर द मैकॉलेज मिनट. अब इसमें जो माइनोट था इसमें मैकॉले का, इसमें क्या आया कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया गया जो ब्रिटेन से ही बनकर आया 1835 में, वॉज इंट्रोड्यूस्ड. इंग्लिश इसमें क्या कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए कि इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन, कि जो इंग्लिश होगी वो इंग्लिश द मीडियम होगा इंस्ट्रक्शंस का हायर एजुकेशंस के लिए. स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूट. अब कुछ जो इंग्लिश लोग थे उन्होंने जो पुराना हमारा ओरिएंटलिस्ट थे वो पुराने कल्चर को प्रोत्साहित किया था, लेकिन जो थॉमस मैकॉले थे इन्होंने कहा कि स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूट,
कि इनके प्रमोशन को रोक दिया जाए क्योंकि ये अंधेरे में रखते हैं लोगों को। एजुकेशन फॉर कॉमर्स, कॉमर्स के लिए एजुकेशन। वुड्स डिस्पैच कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स of the East India Company sent an education dispatch to India. The outline and education policy इसमें दी गई। What advantage did the British had by this? इससे उनको क्या एडवांटेज होने वाली थी, क्योंकि अगर लोग सभ्य होंगे तो वो उनकी जो एजुकेशन पॉलिसीज़ थी या सारी जो इंग्लिश पॉलिसीज़ थी उनकी लैंग्वेज को वो समझ सकते जो इंडियन लोग थे। इसके लिए भी वो अपना भला सोचते थे। जो इसमें जो था रीजन्स वाई ब्रिटिश फोकस्ड ऑन एजुकेशन इन इंडिया, कि इंडिया के जो ब्रिटिश लोग थे वो इंडियन एजुकेशन के ऊपर फोकस क्यों कर रहे थे। फर्स्ट द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स फॉर यूरोपियन लर्निंग सिस्टम अपोजिशन टू ओरिएंटल नॉलेज। इकोनॉमिक उनको एडवांटेज थी ऑफ एजुकेटिंग द इंडियन, इकोनॉमिक उनको आर्थिक लाभ होने वाला था। इंट्रोड्यूसिंग इंडियन टू यूरोपियन वे ऑफ लाइफ, भारतीयों को जो यूरोपियन वे ऑफ लाइफ थे वो इंट्रोड्यूस करवाकर। दिस वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिज़ायर्स, ये उनके जो टेस्ट हैं और डिज़ायर्स हैं वो बिल्कुल चेंज कर देगी। एंड क्रिएट अ डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड, और ये क्या क्रिएट करेंगी, डिमांड ब्रिटिश गुड, जो ब्रिटिश गुड्स है उसके लिए डिमांड क्रिएट करेंगे। अब मार्केट फॉर गुड्स, सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स who could be trusted and depends upon Wood's dispatch was introduced. अब फॉलोइंग द 1854 में जो वुड्स डिस्पैच आया था, सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। अब कौन कौन से जो पॉइंट्स से इंट्रोड्यूस किए गए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वर सेटअप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैट्रिसेस रिगार्डिंग एजुकेशन। एक जो गवर्नमेंट जो था डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया गया। कंट्रोल ओवर जो ऑल मैटर्स थे रिगार्डिंग एजुकेशन। सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, अब यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम भी एस्टेब्लिश किया गया। अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंज विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। अटेम्प्ट्स के जो अटेम्प्ट्स थे वो लिए गए। वर आल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंज विद इन द सिस्टम्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। वट हैपन टू लोकल स्कूल्स, अब इस टाइम लोकल स्कूल्स का क्या हुआ। रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, जो ये विलियम एडम है इनकी रिपोर्ट प्री ब्रिटिश टाइम और ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। जो प्री ब्रिटिश टाइम था, देयर वर एवर 1 लाख पाठशालास इन बंगाल और बिहार, बिहार में बहुत सारी पाठशालास थी। दीज इंस्टीट्यूट वर सेटअप बाय वेल्दी पीपल और लोकल कम्युनिटीज़, इनके द्वारा स्थापित किया जाता था। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सीबल, कि उसको मोड़ दिया जाता था। देयर वर नो फिक्स्ड फीस, नो प्रिंटेड बुक्स, नो बेंचेस, नो चेयर, कुछ भी नहीं था। अपनी मर्जी से जो अध्यापक थे वो बच्चों को शिक्षा देते थे। फी डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, टीचिंग वॉज ओरल एंड गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच। जो टीचिंग थी वो ओरल थी और जो गुरु थे उसमें टीचिंग करवाते थे, वही डिसाइड करते थे कि बच्चों को कौन सी एजुकेशन दी जाए। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लास, वो नहीं बांटे जाते थे डिफरेंट क्लासेस में बच्चे। न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स, अप टू 1815 द कंपनी वॉज कंसर्न प्राइमरली हायर एजुकेशन। सिचुएशन चेंज आफ्टर 1804 बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विदाउट द सिस्टम, इम्पोजिंग रूटीन्स, इस्टेब्लिशिंग रूल्स, इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस, ये सब कुछ दे दिया गया। गवर्नमेंट पंडित जो थे इंचार्ज ऑफ लुकिंग फॉर और 5 स्कूल्स को देखते थे, पाठशाला को विजिट करते थे, जो गवर्नमेंट के द्वारा रखे गए थे आदमी वो पाठशाला को विजिट करते थे। दे एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जाम्स कर दिया गया। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फीस और विद द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, ये सब कुछ उनको मानने के लिए कहा गया। वाई वुड द पाठशालास एक्सेप्टेड, पाठशालास विच एक्सेप्ट द रूल रिसीव्ड ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो इसको सबको मानती थी, गवर्नमेंट से इनको ग्रांट मिलती थी। पाठशालास हु वर अनविलिंग रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट, कोई भी गवर्नमेंट अगर नहीं मानते थे, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं उनको मिलती थी। इसका क्या प्रभाव पड़ा। न्यू सिस्टम में डिमांड रेगुलर फीस, रेगुलर अटेंडेंस, और इससे क्या हुआ कि जो चिल्ड्रन थे पुअर फैमिली से सफ़र्ड अ लॉट, बहुत सारा उन्होंने सफ़र किया इसके साथ। ये था आपका चैप्टर 7 हिस्ट्री का। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।